सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स के सभी विद्यार्थियों को उमेश माथुर की राम राम। माथुर क्लासेज पर आपका स्वागत है। पिछली क्लास में अपन बात कर रहे थे क्विक रिवीजन की, और रिवीजन कैसे करना है वो डिस्कस हो गया था। क्योंकि सिलेबस हुए काफ़ी दिन हो गए तो आपका रिवीजन पहले भी हो चुका होगा। फिर अपन ने एक टॉपिक लिया था ट्रिगोनोमेट्री, और उसके साथ क्या किया था आपने, तो उसकी लिस्ट बनाई थी आपने टॉपिक्स की। कोण, एंगल, समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण, फिर उसके बाद ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशोज। इस तरह से जो आपकी ट्रिगोनोमेट्री की सीट दे रखी थी उसमें जितने भी हेडिंग्स थे उन सब की आपको लिस्ट बनानी थी, वो आपने बनाई। या उन टॉपिक्स को रीडिंग लगाना था जिसकी परिभाषा आपको याद नहीं है या कोई भी फॉर्मूला बीच में आ गया वो याद नहीं है तो लिस्ट बनानी थी आपको। और लिस्ट बनाने के साथ साथ जब आपकी लिस्ट बन जाती है एक बार दोबारा से रिवाइज करना होता है कि इसमें से कौन कौन से अपन को याद नहीं है या आधे अधूरे याद हैं तो उनको रिवाइज करना था। उनको रिवाइज करने के बाद जो बिल्कुल याद नहीं है और महत्वपूर्ण लग रहे हैं आपको, याद नहीं है और महत्वपूर्ण भी नहीं है तो वो भी पहले रिवीजन में छोड़ने थे। याद नहीं है और महत्वपूर्ण है वो निश्चित रूप से आपको रिवाइज करने थे। इस तरह से पूरी लिस्ट बन गई। इसी तरह फिर दूसरी सीट उठा ली, उसकी लिस्ट बन गई, और सारी लिस्ट को अपन बार बार रिवाइज कर रहे हैं। रिवाइज करने के बाद कुछ पॉइंट ऐसे हैं कि आपको अच्छी तरह से याद हो गए तो वो काटते जाना है। फिर दूसरे चैप्टर, तीसरे चैप्टर, सभी चैप्टर्स को इस तरह से आपको रिवीजन करना था। फिर पिछली क्लास में अपन ने बात की थी कि मॉडल टेस्ट पेपर 2287 और 2289 उनको अपन डिस्कस करेंगे, और डिस्कस करने की बजाय कैसे यूज करना है ये डिस्कस करेंगे। तो उसी पर आते हैं। यूज एंड एनालिसिस ऑफ मॉडल टेस्ट पेपर 2287 2287 मॉडल टेस्ट पेपर था। जैसा अपन ने पहले बता दिया था, सबको पता था, ये सारा क्या है, स्टैंडर्ड रिजल्ट पे आधारित टेस्ट पेपर था। तो अपन टेस्ट पेपर ले लेते हैं। हाँ, अब ये 2287 नंबर का टेस्ट पेपर है अपने पास। इसमें क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। ये पहले आपको पता है कि स्टैंडर्ड रिजल्ट पर आधारित ये टेस्ट पेपर है, मानक परिणामों पर आधारित टेस्ट पेपर है। ये इसकी उपयोगिता क्या है, इसमें वो रिजल्ट्स हैं जो डायरेक्ट क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं, और चूंकि इनका सॉल्यूशन अगर इनको करना होता है तो बड़े बड़े सॉल्यूशन होते हैं, पूरा पेज लग जाता है, टाइम भी लगता है। तो इसलिए इनको अपन पहले से ही चैप्टर वाइज सॉल्व करके तैयार कर लेते हैं, और जब दोबारा पढ़ते हैं तो वो अपने आप आंसर उसका लर्न हो जाता है। इनको रटना नहीं है, रट वो ही सकता है जिसने पहले किया हुआ है। अदरवाइज आप कहेंगे सीधे सीधे ऐसे ही रट लें तो मुश्किल है, और उसका नुकसान भी है। नुकसान क्या है, जब अपन एक ही चैप्टर के कई रिजल्ट याद करते हैं और प्रूफ नहीं किए हुए हैं तो एक रिजल्ट दूसरे रिजल्ट में मिक्स हो जाता है। तो इसलिए अपन ने जो पहले पढ़े हुए हैं और उन्हीं को अपन पहले याद करेंगे। नहीं पढ़े हुए हैं उनको देखेंगे अपनी क्लास वाली कॉपी में कैसे प्रूफ किया हुआ है, फिर उसको प्रूफ देखने के बाद फिर अपन रिजल्ट याद करेंगे। इनमें वो वाले क्वेश्चंस भी हैं जो न्यूमेरिकल सभी बुक्स में दे रखे होते हैं और एग्जाम में आते रहते हैं, तो उनको भी अपन याद कर लेते हैं, एक बार घर पे कर लेते हैं। अब सबसे पहले अपन पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है, ये टेस्ट पेपर 2287 ले रखा है मैंने। क्वेश्चन नंबर 1, किसी संभव त्रिभुज एबीसी के शीर्षों के समिश्र निर्देशांक क्रम से Z1 Z2 Z3 हो तब Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर माइनस Z1 Z2 माइनस Z2 Z3 माइनस Z3 Z1 बराबर है। The complex coordinates of the vertices ABC of the equilateral triangle ABC are Z1 Z2 Z3 respectively. Then Z1 square plus Z2 square plus Z3 square minus Z1 Z2 minus Z2 Z1 minus Z3 Z1 is equal to, तो किसके बराबर है ये 0 के बराबर है। ये आपको याद होगा, सभी क्लासों में जितने भी स्टूडेंट पढ़े थे सभी
बैचेज में ये अपन ने सॉल्व किया था क्लास में, और करते समय भी जब बताया था कि ये आपको याद करके रखना है। ABC ट्राइंगल है, इन शीर्षों के कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेट Z1, Z2, Z3 हैं। अगर पहले से याद है तो बहुत बढ़िया है, अगर पहले से याद नहीं है तो फिर कहां जाना है आपको, अपनी क्लास वाली कॉपी में सभी जगह ये प्रूफ दे रखा है। क्या है रिजल्ट वहां, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर माइनस Z1 Z2 माइनस Z2 Z3 माइनस Z3 Z1 बराबर 0। ये रिजल्ट आपने किया हुआ है। सबने किया हुआ है, जितने भी महत्वपूर्ण परिणाम है और एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट हैं वो सारे क्लास में किए हुए हैं अपन ने। हाँ, कुछ इनसे मिलते जुलते हैं वो नहीं किए हैं तो उनको आप कर सकते हैं, या फिर सीधे सीधे जब ये किया है तो उससे रिलेटेड और भी होगा तो वो याद हो जाएगा आसानी से। तो अब इसका यूज क्या है, अब ये तो आपको याद करना ही है। दूसरा देखें, दूसरा भी कॉम्प्लेक्स नंबर पर है। यदि Z बराबर x प्लस आइटा वाई बिलोंग्स टू C हो तब Z प्लस Z बार और Z बार के लिए सत्य कथन है। यदि Z प्लस Z बार और Z बार दोनों वास्तविक हैं, बोथ आर रियल, तब Z और Z बार में क्या मतलब, इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है। दोबारा पढ़ देता हूं। इफ Z प्लस आइटा वाई बिलोंग्स टू C देन करेक्ट स्टेटमेंट फॉर Z प्लस Z बार एंड Z बार। तो ये दोनों रियल होते हैं, दोनों वास्तविक होते हैं। ये भी रिजल्ट अपने पास क्या है, वहां सीट में दे रखा है और प्रूफ भी किया हुआ है क्लास में अपन ने। आसानी से प्रूफ हो सकता है। Z इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई हो तब Z बार कितना होता है, x माइनस आइटा वाई, और Z प्लस Z बार कितना हो गया, फिर यहां Z प्लस Z बार हो गया आपका 2x और Z बार कितना हो गया, Z बार हो गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। Z कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो x और y निश्चित रूप से वास्तविक होंगे। तो Z प्लस Z बार 2x हो गया तो 2x रियल है। Z बार एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया, ये भी रियल है। तो ऑप्शंस क्या क्या दे रखे थे, नंबर 1 दोनों वास्तविक हैं, नंबर 2 दोनों काल्पनिक हैं, नंबर 3 एक वास्तविक एक काल्पनिक है, इनमें से कोई नहीं। तो दोनों वास्तविक हैं, पहला वाला करेक्ट हो गया, सही हो गया ऑप्शन। तीसरा क्वेश्चन ये भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर पे दे रखा है। चौथा क्वेश्चन ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर पे दे रखा है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन दे रखा है एम्पलीट्यूड ऑफ Z3 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1 ये किसके इक्वल है। तो यहां Z1 क्या है, Z1 Z2 Z3 तीनों, जैसे ये A पॉइंट हो गया ये Z1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये B पॉइंट हो गया ये Z2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये C पॉइंट हो गया ये Z3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जब आप लिखते हैं Z3 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1 तो ये एंगल BAC को व्यक्त कर रहा है। अपन ने पढ़ा था ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2, ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ Z1 Z2। यदि Z1 एक सम्मिश्र संख्या में दूसरी सम्मिश्र संख्या C से गुणा करते हैं तो Z1 के द्वारा जो सदिश व्यक्त हो रहा है वो उसमें ज्यामितीय रूप से दो परिवर्तन होते हैं। एक तो Z2 के बराबर कोणांक, Z2 के कोणांक के बराबर कोण से वो घूम जाता है, और सदिश Z1 की लंबाई Z2 के मापांक के गुना हो जाती है। तो ये था। तो अपन ने क्या किया यहां पर, अगर अपन देखें ऊपर Z3 माइनस Z1 और नीचे लिखा है Z2 माइनस Z1। अब इनमें क्या रिलेशन है, अगर Z2 माइनस Z1 इंटू यहां अगर अपन e टू दी पावर आयटा एल्फा से मल्टीप्लाई कर दें,
ई टू दी पावर आयोटा अल्फा ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका मापांक 1 है और कोणांक अल्फा है। तो ये किस सदिश को व्यक्त कर रहा है? ये सदिश को व्यक्त कर रहा है ए बी को, और ये किसको व्यक्त कर रहा है? ये व्यक्त कर रहा है ए सी को। तो यानी कि ए बी में आपने क्या किया? ई टू दी पावर आयोटा अल्फा से मल्टीप्लाई किया, तो वो सदिश कौन सा बन गया? ए सी बन गया। ए बी Z2 माइनस Z1, ए सी Z3 माइनस Z1। तो ये जो ज्यामितीय अर्थ बताया था प्रोडक्ट का, उस पर आधारित क्वेश्चन हो गया। यानी कि फिर इसका अगर नीचे ले आते हैं इसे और एम्पलीट्यूड पूछते हैं, Z3 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1, ये टू दी पावर आयोटा अल्फा के बराबर हो गया। और एम्पलीट्यूड लेंगे तो कितना हो जाएगा? अल्फा हो जाएगा। यानी कि ये वाला जो कोण है ये बता रखा है। तो ये अपन ने कहां पढ़ा? कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ। तो इस तरह के जो रिजल्ट्स हैं ये सीट में भी दे रखा है, 2 जगह दे रखा है। तो ये जो रिजल्ट है यानी कि एंगल BAC किसके बराबर है? एम्पलीट्यूड ऑफ Z3 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1 के। और इसके बाद एक और क्वेश्चन 4th नंबर दे रखा है, 1 टू दी पावर n ओमेगा पावर n प्लस ओमेगा पावर 2n। ओमेगा क्या है? क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, इकाई का घनमूल है। इकाई का घनमूल है तो ये अपन ने याद कर रखा है, ये 3 के बराबर होगा जब n 3 का गुणज हो, when n is a multiple of 3। n is a multiple of 3 then this expression is 3, 0 जब n 3 का गुणज ना हो। ये अपन ने याद कर रखा है और आप इसको चेक भी कर सकते हैं, प्रूफ भी कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं। n बराबर 1 रख दें, n बराबर 1 रख दें तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, वो तो 0 होता है। 1 3 का मल्टीपल नहीं है, 3 का गुणज नहीं है, तो n बराबर 1 रखा तो 0 हो गया। और n बराबर 3 रख दें तब ये क्या बन जाएगा? 1 टू दी पावर 3 ओमेगा पावर 3 ओमेगा पावर 6, तीनों ही अलग अलग 1 1 1 के बराबर हो गए, यानी कि ये 3 के बराबर हो गया। तो ये रिजल्ट ये भी आपकी सीट में भी है और आपकी कॉपी में भी है। कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे थे तब अपन ने किया था। तो इस पेपर का यूज क्या है उस पे आते हैं। अब पहले आपने देखे कॉम्प्लेक्स नंबर पे क्वेश्चन आ गए, तो अब इसके साथ क्या करना है? 3-4 क्वेश्चन आ गए कॉम्प्लेक्स नंबर के, तो अपन कॉम्प्लेक्स नंबर की सीट उठाएंगे। अब दोबारा से पहला रिवीजन आप कर चुके हैं। कैसे? सब टॉपिक जो सीट थी उस सीट के सारे टॉपिक्स की अपन ने लिस्ट बना ली थी, फॉर्मूले परिभाषाएं सारे याद कर लिए थे, 0 लेवल के क्वेश्चन कर लिए थे, स्टैंडर्ड रिजल्ट भी देखे थे, लेकिन उस समय अपन ने स्टैंडर्ड रिजल्ट पे कम सारे टॉपिक्स पे ध्यान दिया। अब अपन इसके साथ कॉम्प्लेक्स नंबर की सीट उठाते हैं। तो अब इसके साथ कॉम्प्लेक्स नंबर की सीट के एक बार रिवीजन आप कर चुके हैं। कैसे? सारी परिभाषाएं, सारे फॉर्मूले, 0 लेवल के क्वेश्चंस। अब दोबारा उसी सीट को लेते हैं, तो स्टार्टिंग से देखते हैं। अब इसमें अपन सीट में ये देखेंगे कि स्टैंडर्ड रिजल्ट ये 4 क्वेश्चन आ गए, इसके अलावा और भी तो होंगे। एक पेपर में सारे परिणाम को देना संभव नहीं था, तो अपन ने कुछ परिणाम यहां दिए। अब इस पर आधारित और कितने रिजल्ट्स हैं वो देखें, और कितने परिणाम हैं। ये परिणाम डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, जैसे अभी लिखा 1 टू दी पावर n प्लस ओमेगा पावर n प्लस ओमेगा पावर 2n बराबर 3 हो गया जब n 3 का गुणज है, 0 हो गया जब n 3 का गुणज नहीं है। अगर आपको याद है तो बहुत बढ़िया है, अपनी पीठ थपथपा लें। याद नहीं है तो फिर अपनी क्लास की कॉपी देखेंगे और सीट देखेंगे। अब दोनों से साथ साथ चलना है आपको। तो फिर सीट उठा के शुरुआत से देखते हैं। शुरुआत में परिचय दे रखा है, फिर संख्या निकाय दे रखा है। संख्या निकाय में प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, ये सारी दे रखी हैं। फिर दूसरे पेज पर आ गए आपकी वास्तविक संख्याएं, उनका डिवीजन कर रखा है। फिर काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्याओं में आयोटा आ गया। अब काल्पनिक संख्याओं में आयोटा आ गया तो आयोटा के साथ और रिजल्ट्स आ गए।
ये रिजल्ट आपको सीट में भी मिलेंगे और अपनी कॉपी में भी मिलेंगे। कई बार ऐसा होता है सीट में क्वेश्चन नहीं होते हैं तो टीचर आपको पढ़ाते पढ़ाते लिखा देता है। मैंने पढ़ाते समय बहुत बताया आपको कि एक याद करने वाला है, इसको आप याद कर लेंगे या इसको इस तरह से यूज करेंगे तो वहां और ज्यादा कॉपी हो गई होंगी, सब कॉपियों पर नंबर भी डाल दिए होंगे, ये भी आपको बताया था। एक डायरी रखनी है रिवीजन के लिए, वो भी बताया था। डायरी यानी कि आज आपको एक छोटी सी डायरी, और डायरी नहीं हो तो एक पेज लें और एक पेज के 8 फोल्ड कर लें, इतने फोल्ड कर लें कि वो जेब में आ जाए, स्टेपल कर लें उसको और डायरी की तरह उसके पेजों को फोल्ड हैं उनको काट लें। फिर हर पेज पे आप, जैसे आज सुबह सुबह आपको क्या करना है वो प्लानिंग लिख ली कि आज कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, त्रिकोणमिति, कैलकुलस या ये चैप्टर वो आज मुझे रिवाइज करने हैं। फिर रिवाइज कर लें आप, दिन भर अपनी प्रोसेस जो चलती है चलने दें। फिर शाम को सोते समय आप दोबारा से पकड़ लें उसी डायरी को कि आज अपन ने क्या क्या सोचा था, क्या क्या हुआ। एक बार एनालिसिस हो जाए, रिवीजन हो जाए। अगर वो हो गया है ठीक है, नहीं हुआ है तो फिर उसको अगले पेज पे अगले दिन के लिए नोट करें। हाँ, अब फिर उसी कॉम्प्लेक्स नंबर की शीट पर आ गए। काल्पनिक संख्याएं जो हेडिंग दे रखा है उसमें अपन ने ये सबने पढ़ा हुआ है, आयोटा पावर 4n1, आयोटा पावर 4n प्लस 1 आयोटा, आयोटा पावर 4n प्लस 2 -1, आयोटा पावर 4n प्लस 3 माइनस आयोटा। यानी कि जब भी आयोटा की पावर कैलकुलेट करनी होगी तो उस पावर में अपन क्या करेंगे, सीधे सीधे 4 से भाग देंगे। और 4 से भाग देंगे, अगर शेष पूरा पूरा भाग जाता है तो ये 1 के बराबर, 1 शेषफल होता है तो आयोटा के बराबर, 2 शेषफल होता है तो -1 के बराबर, और 3 शेषफल होता है तब माइनस आयोटा के बराबर। सभी की कॉपी में लिखे हुए हैं तो ये रिजल्ट, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह है। इनको अपन फॉर्मूले की तरह भी काम में ले लेते हैं। साथ साथ एक ये लिखा है आपकी कॉपी में, आयोटा पावर n, आयोटा पावर n प्लस 1, आयोटा पावर n प्लस 2 प्लस आयोटा पावर n प्लस 3 बराबर 0। n कोई भी इंटीजर हो, पॉजिटिव, नेगेटिव, 0, यानी कि आयोटा की क्रमागत 4 पूर्णांक घातों का योग हमेशा 0 के बराबर होगा। साथ साथ एक ये लिखा है 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, ये आयोटा के बराबर है। और इस पे आधारित क्वेश्चन एग्जाम वाले में भी दे रखे और अलग से भी है, पावर n लिख दिया। फिर आपसे पूछा ये 1 के बराबर हो तो n का न्यूनतम मान, लीस्ट वैल्यू ऑफ n, मिनिमम वैल्यू ऑफ 1 प्लस आयोटा होल पावर n अपॉन 1 माइनस आयोटा बराबर 1 है। नहीं, n का न्यूनतम मान क्या होगा जब 1 प्लस आयोटा होल पावर n अपॉन 1 माइनस आयोटा, गलत बोल दिया। n का न्यूनतम मान क्या होगा जबकि 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा होल पावर n 1 हो, या 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा होल पावर n बराबर -1 हो, तब n का न्यूनतम मान क्या होगा। अगर आपको याद है कि 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा आयोटा के बराबर है और आयोटा पावर 4 1 होता है, आयोटा पावर 4 से पहले तो कोई पॉजिटिव इंटीजर आता ही नहीं, n धन पूर्णांक ले रहे हैं यहां। और अगर -1 लेना है तो n बराबर 2 आएगा, +1 लेना है तो n बराबर 4 आएगा। ये क्वेश्चन आता ही रहता है। तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट जो अपन ने लिखा उस पर आधारित हो गया। फिर अपन आगे बढ़ते हैं इमेजिनरी नंबर्स के आगे। आयोटा ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, क्योंकि इमेजिनरी है, ना 0 है। इस कारण काल्पनिक संख्याओं में क्रम संबंध लागू नहीं होते। जो कुछ मैं बोल रहा हूं सीट में भी है और अपनी कॉपी में भी है। कॉपी में जो एक्स्ट्रा मैटर है उसको आप हटाते जाएं, इसको हाईलाइट कर ले जाएं, हाईलाइटर ले लें, कोई मार्कर ले लें और उससे इनको हाईलाइट करें। फिर आगे अपनी समस्त संख्याएं आ जाती हैं। समस्त संख्याओं में परिभाषा आ गई सबसे पहले, z बराबर x प्लस आयोटा y एक कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है जबकि x और y दोनों कैसे हों, रियल हों।
एक्स और वाई दोनों रियल हों। फिर दो नंबर्स की तुल्यता हो गई, जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, फिर समस्त संख्याओं का योग अंतर गुणा भाग हो गया। फिर उसके बाद जेड का ज्यामितीय निरूपण आ गया, जेड बिंदु रूप में, जेड सदिश रूप में। तो ये सब आप रिवाइज कर चुके हैं। फिर जेड की पोलर फॉर्म आ गई, ध्रुवीय रूप। जेड को अपन किस तरह से लिखते हैं, ये कार्तीय रूप हो गया। ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म भी लिखते हैं एक्स कोमा वाई, पोलर फॉर्म भी लिखते हैं आर टाइम्स कॉस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी लिखते हैं आर ई टू दी पावर आयटा थीटा। एक फॉर्म से दूसरे को बदलना भी आना चाहिए। पोलर फॉर्म किया था तब आपने याद किया था, क्या याद किया था, अगर एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव हैं, एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, तब एक्स प्लस आयटा वाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। अगर इसका एम्पलीट्यूड थीटा है तो एक्स माइनस आयटा वाई फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, और इसका एम्पलीट्यूड कितना हो जाता है, माइनस थीटा। माइनस एक्स प्लस आयटा वाई सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, इसका एम्पलीट्यूड हो जाता है पाई माइनस थीटा। और माइनस एक्स माइनस आयटा वाई थर्ड क्वाड्रेंट में, इसका एम्पलीट्यूड हो जाता है थीटा माइनस पाई। एम्पलीट्यूड इनके अलावा भी लिख सकते हैं, लेकिन ये कोणांक के मुख्य मान है, और जब आपसे पूछा जाएगा तो आप हमेशा मुख्य मान ही लिखेंगे। 1 प्लस आयटा, 1 माइनस आयटा, -1 प्लस आयटा, -1 माइनस आयटा। सभी क्लासों में इन चारों के पोलर फॉर्म अपन ने लिखा था। अब अपन को जैसे कैलकुलेशन कोणांक कितना होता है, π/4। जिस नंबर का भी कोणांक या ध्रुवीय रूप पूछा है, एक्स और एक्स प्लस आयटा वाई टाइप है, एक्स वाई पॉजिटिव नेगेटिव कैसे भी हो, तो पहले दोनों को पॉजिटिव कर लेंगे। एक्स और वाई दोनों को पॉजिटिव होते हैं तो वो कोणांक आपको याद है। 1 प्लस आयटा का π/4 है तो 1 माइनस आयटा का कितना हो जाएगा, फिर यहां -π/4 फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। अगर एक्स प्लस आयटा वाई का थीटा है तो एक्स माइनस आयटा वाई का माइनस थीटा, माइनस एक्स प्लस आयटा वाई का पाई माइनस थीटा, -1 माइनस आयोटा, इसका कोणांक हो गया थीटा माइनस पाई, यानी कि π/4 माइनस पाई माइनस 3π/4। इसका कोणांक आप ऐसे भी दे सकते हैं, ये कॉम्प्लेक्स ये हो जाता पाई प्लस π/4 5π/4। लेकिन अपनी ओर से जब लिखते हैं, अपने सीख रखा है कि मुख्य मान लेंगे, तो मुख्य मान कितना आ जाएगा, -3π/4। और इस वाले का कितना हो जाएगा, जो फोर्थ क्वाड्रेंट में, वो आप पहले लिख चुके -π/4। इसका भी ऊपर से घूम के लिखते तो 7π/4 होता, लेकिन आपको मुख्य मान लेना होता है। तो फाइनली क्या हुआ कि ये जो टेबल है वो आपको याद करके रखनी है। इसकी सहायता से आपको जैसे लिखना होता -1 माइनस √3 आयटा, इसका कोणांक कितना है, एम्पलीट्यूड ऑफ, तो इसके लिए क्या करेंगे आप, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 1 प्लस आयटा √3 लिया, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो टेंजेंट थीटा कितना हो गया, √3, और थीटा बराबर π/3, थीटा बराबर π/3, ये थर्ड क्वाड्रेंट में हो गया। फिर अपन को याद है थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, थीटा माइनस पाई, तो ये थीटा माइनस पाई यानी कि π/3 माइनस पाई 2π/3 विद नेगेटिव साइन, ये हो गया। तो इस तरह से जो टेबल कोणांक में थी वो याद करनी थी। फिर क्लास में भी क्वेश्चंस कराए थे और सीट में भी लिस्ट दे रखी है, सभी क्लास में ये क्वेश्चन कराए थे। √3 प्लस 1/2√2 प्लस आयटा टाइम्स √3 माइनस 1/2√2, इसकी पोलर फॉर्म क्या है, सभी लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन फिर अपन को कैलकुलेट नहीं करना है, कैलकुलेट एक ही बार कर लेना है, फिर वो याद करना है। मापांक किसका बने, वर्ग करके जोड़ सकते हो, और ट्रिगोनोमेट्री की हेल्प लें। ये साइन 15 डिग्री की वैल्यू है, ये कॉस 15 डिग्री की वैल्यू है, 15 डिग्री यानी कि π/12, तो इसका पोलर फॉर्म हो गई cos π/12 प्लस आयटा साइन π/12। तो पोलर फॉर्म पे जितने क्वेश्चन अपने वहां लिखे हैं उन सबके पोलर फॉर्म आपको बिना कैलकुलेशन के लिखना आना चाहिए।
ये कैसे, वही स्टैंडर्ड रिजल्ट, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस, पॉपुलर क्वेश्चंस। तो ये पोलर फॉर्म की बात हुई, याद करना क्लास में बताया गया था, सभी की कॉपी में टेबल दे रखी है और सीट में भी है। फिर अपन आते हैं समस्त संख्याओं में योग के गुणधर्म, वो सारे आपने सामान्य चीजें थी पढ़नी, योग के गुणधर्म। फिर समस्त संख्याओं में गुणा के गुणधर्म, फिर समस्त संख्याओं में संयुग्मी समस्त संख्याओं के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, उसमें देखें कौन कौन से रिजल्ट ऐसे थे जो आपको निश्चित रूप से याद करना है। z प्लस जेड बार 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z स्टैंडर्ड रिजल्ट है और इस रिजल्ट पे आधारित क्वेश्चंस बन जाते हैं। ये क्लास में क्वेश्चन कराया था, सबको याद होगा। अभी मॉडल टेस्ट पेपर था उसमें भी दिया था और एग्जाम वाले क्वेश्चन है, कई बार उसमें भी मिल जाते हैं, सीट में तो है ही। √3 प्लस आयटा अपॉन 7 माइनस 4 आयटा प्लस √3 माइनस आयटा अपॉन 7 प्लस 4 आयटा इक्वल टू वाट। आपसे पूछ लिया, या ये इक्वल छोड़ के अपन देखते हैं, है ये राशि है शुद्ध काल्पनिक, पहले मैंने वास्तविक लिख दिया तो कह सकते हैं शुद्ध वास्तविक या वास्तविक, दूसरा लिख दिया काल्पनिक, तीसरा लिख दिया सम्मिश्र, चौथा लिख दिया शून्य। शून्य वास्तविक भी है, काल्पनिक भी है, सम्मिश्र भी है। अब जेड, ये जो नंबर लिखा है वो जेड प्लस जेड बार रूप की है। जेड प्लस जेड बार रूप की है तो जेड प्लस जेड बार तो आपने याद कर रखा है, 2 रियल पार्ट ऑफ जेड होता है, तो ये क्या हो गया आपकी शुद्ध वास्तविक हो गया, प्योर रियल हो गया, तो पहला ही ऑप्शन आ गया। तो इस तरह के जो रिजल्ट्स हैं वो आपको याद करने, वही मानक परिणाम में फिर इन पे आधारित जो क्वेश्चंस आ जाएंगे वो आपको करने। उसके बाद आता है फिर मापांक के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। मॉडुलस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, बहुत से रिजल्ट आपने इसमें पढ़े हुए हैं। मॉड ऑफ Z1 Z2, मॉड Z1 इंटू मॉड Z2 होता है, मॉड ऑफ Z1 Z2 Z3, मॉड Z1 मॉड Z2 मॉड Z3 होता है। ये तो रिजल्ट हो गए, इन पे आधारित क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन अपन ने जो 2289 वाला पेपर था उसमें दिए हैं, कैसे इन पे आधारित क्वेश्चन, जैसे आपसे पूछ लेगा 3 प्लस 2 आयोटा इंटू 7 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस √2 आयोटा, आपसे कहा इसका मॉडुलस बताइए, तो इसका मॉडुलस क्या करेंगे, ऊपर रिजल्ट दे रखा है, इसको यूज कर लेंगे। इनके अलग अलग मॉडुलस लिख दिए। पहले वाले का मॉडुलस √9 प्लस 4 √13, दूसरे वाले का मॉडुलस √49 प्लस 1 √50, और ये हो गया √1 प्लस 2 3। तो इन सबका मल्टीप्लाई कर देंगे, ये मॉडुलस आ जाएगा। तो इस तरह से जो रिजल्ट्स तो हैं वो भी आ सकते हैं और उन पर आधारित न्यूमेरिकल्स भी हो सकते हैं। तो अपन क्या कर रहे हैं, पहले अपन ने 2287 वाले पेपर के 4 क्वेश्चन देखे, कॉम्प्लेक्स नंबर पे आधारित थे। अब कॉम्प्लेक्स नंबर की सीट ले ली है आपने और सीट के साथ साथ कॉपी भी लिए। कुछ रिजल्ट ऐसे होते हैं कई बार सीट में नहीं होते हैं, तो वो अपन कॉपी में से देख के नोट करेंगे। तो ये आपने लिए। मापांक में एक रिजल्ट ये आ गया, 2 सम्मिश्र संख्याओं के योग या अंतर का मापांक, मॉडुलस ऑफ सम और डिफरेंस ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, हमेशा उनके अलग अलग मापांकों के योग से छोटा या बराबर और मापांकों के अंतर से बड़ा या बराबर होता है। 2 सम्मिश्र संख्याओं के योग या अंतर का मापांक उनके अलग अलग मापांकों के योग से छोटा या बराबर और अलग अलग मापांकों के अंतर से बड़ा या बराबर होता है। मॉडुलस ऑफ सम और डिफरेंस ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर is always less than or equal to sum of their separate moduli
एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू डिफरेंस ऑफ देयर सेपरेट मॉडुलाई। डिफरेंस में जो बड़ा होगा बड़े में से छोटे का मापांक घटा देंगे। और इक्वल वाला साइन कब आता है? इक्वल वाला साइन आता है जब वो कोलिनियर होते हैं, समरेखीय होते हैं। जैसे आपको दे दिया Z1 बराबर 2 प्लस आयोटा और Z2 बराबर दे दिया 4 प्लस 2 आयोटा। अब Z1 प्लस Z2 ले लें। Z1 प्लस Z2 कितना हो जाएगा? 6 प्लस 3 आयोटा। इसका मापांक देख लें, इसका मापांक निकालेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास? 36 प्लस 9 यानी कि 45। और 45 को लिख सकते हैं आप 9 इंटू 5 यानी कि 3√5। अब अलग से देखा, मॉड ऑफ Z1 √5, मॉड ऑफ Z2 16 प्लस 4 20 यानी कि 2√5। अब आप देख सकते हैं Z1 प्लस Z2 का मापांक Z1 प्लस मापांक Z2 के बराबर है। कब हुआ? जब ये कोलिनियर है, समरेखी है, एक ही लाइन में है। इस तरह के एग्जाम्पल आपकी क्लास की कॉपी में भी हैं। तो फिर ये रिजल्ट आपने दो समस्त संख्याओं के योग या अंतर का मापांक, उनके अलग अलग मापांक होंगे, योग से छोटा या बराबर और अंतर से बड़ा या बराबर। इनको एक साथ भी लिखा है आपने और चार अलग अलग भी लिखा था। मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 लेस देन और इक्वल टू मॉड Z1 प्लस मॉड Z2, मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 लेस देन और इक्वल टू मॉड Z1 प्लस मॉड Z2, मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड Z1 माइनस मॉड Z2, मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड Z1 माइनस मॉड Z2। ये त्रिभुज के विशेष गुणों को व्यक्त करती है। कौन से गुणों को? कि किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है और दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होता है। इसलिए इनको अपन त्रिभुजीय असमीकाएं, ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी बोलते हैं। तो ये भी मानक परिणाम में आती हैं। इनको आप प्रूफ नहीं कर सकते, प्रूफ करेंगे तो बाकी क्वेश्चन छूट जाएंगे एग्जाम में, तो इसलिए ये आपको याद करने हैं। फिर आते हैं समस्त संख्याओं में कोणांक के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ एम्पलीट्यूड। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एम्पलीट्यूड एक तो आपको ये याद करना था कि अगर Z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयटा बाई और उसका कोणांक आपका थीटा है, ये P ये M, तो Z बार कहां होगा? नीचे आएगा। ये आपका एनालिसिस में भी काम आता है और कॉम्प्लेक्स नंबर में भी। ये थीटा है तो ये वाला भी थीटा होगा, लेकिन नीचे मेजर करते हैं डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो यहां से एम्पलीट्यूड ऑफ Z बार का कोणांक Z के कोणांक का ऋणात्मक होता है। ये रिजल्ट हो गया। और एक रिजल्ट विशेष कर लिखा था, एम्पलीट्यूड ऑफ Z माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ माइनस Z, सभी की कॉपी में है, पाई व्हेन एम्पलीट्यूड ऑफ Z पॉजिटिव, और ये माइनस पाई जब एम्पलीट्यूड ऑफ Z नेगेटिव हो। ये अपने क्लास में प्रूफ भी किए थे। इन पे न्यूमेरिकल भी बन सकते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। एम्पलीट्यूड ऑफ 1 माइनस आयटा माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ आयटा माइनस 1 किसके बराबर है? अगर आपको ये रिजल्ट याद है तो ओरल हो गया। किसके बराबर है? 1 माइनस आयटा का कोणांक कितना होता है? नेगेटिव होता है, पाई माइनस पाई बाई 4। 1 माइनस आयटा माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ नेगेटिव ऑफ 1 माइनस आयटा, तो माइनस पाई के बराबर हो गया। इसको आप सत्यापन कर सकते हैं, वेरीफाई कर लें। इसका कोणांक कितना है? माइनस पाई बाई 4, और इसका कोणांक कितना है? -1 प्लस आयटा सेकंड क्वाड्रेंट में 3 पाई बाई 4, तो ये माइनस पाई के बराबर आ गया। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको तो क्या है, वो रिजल्ट याद रखना है जिससे आप डायरेक्ट कर सकते हो।
तो इस चैप्टर में जितने भी रिजल्ट्स हैं, अपन ने एग्जाम पेपर में सिर्फ 4 रिजल्ट दिए, 4 क्वेश्चन दिए। अब इस पे आधारित जितने भी रिजल्ट हैं सीट में, उन सारे रिजल्ट को एक बार या तो मार्कर से मार्क कर लेंगे, या अपनी राइटिंग में लिखने का टाइम है लिख लेंगे, या कॉपी में तो है ही निश्चित रूप से, तो कॉपी में आप इनको मार्क कर सकते हैं। फिर आगे चलते हैं। हाँ, वही प्रमेय आ गई जो अपन ने गुणन का गुणन वो ज्यामितीय अर्थ बताया था, उस पर आधारित लिखा है। तो वही रिजल्ट फिर दोबारा लिख दिया, एक बार में और लिख देता हूं। ये पेज नंबर 12 पर रिजल्ट दे रखा है, ए बी सी। ये ए, हाँ फिगर नहीं बन रहा है, फिगर आपकी कॉपी में होगा। ए बी सी, ये आपका Z1, ये Z2, ये Z3। तो ये वाला एंगल आपका अल्फा है सपोज। तो यहां लिखा है एम्पलीट्यूड ऑफ Z3 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1, दिस इक्वल टू एंगल BAC, और BAC यानी कि अल्फा ले रखा है। तो ये आ गया। ये जो गुणा का ज्यामितीय अर्थ था उसी पे आधारित था। फिर समस्त संख्या के वर्गमूल आ गए। वर्गमूल अपन ने निकालना बताया था क्लास में। Z इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई हो तब अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस आइटा वाई। एक तो इसका फॉर्मूला लिखा था, तो फॉर्मूला सभी को याद है, जिनको नहीं याद है वो दोबारा से याद करेंगे। प्रूफ भी आप कॉपी में देख सकते हैं। तो ये प्लस माइनस अंडर रूट मॉड ऑफ जेड प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस आइटा टाइम्स अंडर रूट मॉड ऑफ जेड माइनस एक्स अपॉन 2। ये क्लास में प्रूफ किया हुआ है, तो इसको आप याद करके रखेंगे। मॉड ऑफ जेड के लिए अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। एग्जाम्पल देखें इसमें, अंडर रूट 7 माइनस 24 आइटा। यही एग्जाम्पल क्लास में भी कराया हुआ था। यहां प्लस आयोटा लिखा है आपने, तो ये प्लस साइन आएगा। अगर माइनस आइटा होगा तो अंडर रूट का जो काल्पनिक भाग है वो भी नेगेटिव आ जाएगा। आउटसाइड प्लस माइनस लगा हुआ है। तो अब देखते हैं मॉड ऑफ जेड। जेड क्या है? 7 माइनस 24 आइटा। तो जब मॉड ऑफ जेड की बात कर रहे हैं अपन, तो मॉड ऑफ जेड कितना आएगा अपने पास? अंडर रूट 7 स्क्वायर 49, 24 स्क्वायर 576, 625 हो गया। तो यहां कितना आएगा अंडर रूट? ये प्लस माइनस आउटसाइड 25 प्लस एक्स 7 अपॉन 2, और प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस। अंडर रूट 25 माइनस 7 अपॉन 2। 25 प्लस 7 32, 32 अपॉन 2 16, अंडर रूट 16 4 प्लस माइनस 4 माइनस 3 आयोटा। ये अपन ने फॉर्मूले से किया। एक ऑप्शन से देखना भी बताया था शॉर्टकट, तो वो सब अपने आप रिवाइज करेंगे। अभी शॉर्टकट वाला पेपर और लेंगे, फिर डिस्कस करेंगे वो। यहां अपन क्या कर रहे हैं, इस चैप्टर में जितने भी स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं जो इस पेपर में नहीं आए उनकी लिस्ट बना रहे हैं अपन। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, इकाई के घनमूल। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, इकाई के घनमूल। कॉम्प्लेक्स नंबर जब पढ़ते हैं तो रूट्स अपन डी मोइवर्स की सहायता से निकालते हैं, लेकिन डी मोइवर्स थ्योरम अपने यहाँ थी नहीं, तो अपन ने एल्जेब्रिक मेथड से कैलकुलेट किए थे। 1 टू द पावर 1/3 इसको x के बराबर एज्यूम कर लिया था। दोनों साइड क्यूब किया, एक्स क्यू इक्वल टू 1, एक्स क्यू माइनस 1 इक्वल टू 0, उसके फैक्टर्स हो गए। फिर वैल्यू निकाली। तो ये सारी वैल्यूज आपको लर्न होनी चाहिए। एक तो घनमूल आ गया 1,
और एक हो गया -1/2 प्लस √3/2 आयोटा, एंड सेकेंड -1/2 माइनस √3/2 आयोटा। इनको फिर आपने नेम दे दिया। 1 तो ऐसे कैसे रखा, ये ओमेगा और ये ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा किसके इक्वल है, -1/2 प्लस √3/2 आयोटा के इक्वल है। ओमेगा स्क्वायर -1/2 माइनस √3/2 आयोटा के इक्वल। ओमेगा का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर ओमेगा। फिर इनकी आपने प्रॉपर्टीज लिखी, ओमेगा क्यू इक्वल टू 1, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, कॉन्जुगेट ऑफ ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, कॉन्जुगेट ऑफ ओमेगा स्क्वायर ओमेगा, ओमेगा का इनवर्स ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स ओमेगा। ये सारी प्रॉपर्टीज आपकी कॉपी में है। फिर रिपीट कर रहा हूं, प्रूफ के पछड़े में नहीं पढ़ना है, या प्रूफ देखने का टाइम नहीं है। जो आपने पहले किया है तो आप सीधे सीधे लर्न कर लेंगे। हाँ, जो आपने पहले नहीं किया है और तब आपको याद नहीं हो रहा है, तब आप उस केस में प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन आप प्रूफ वाला बिल्कुल नहीं देखेंगे। अब इनके कुछ रिजल्ट्स भी थे, तो वो रिजल्ट्स आपको लर्न करने। पोलर फॉर्म दोनों की, ओमेगा की पोलर फॉर्म लिखते हैं। ओमेगा क्या था, -1/2 प्लस √3/2 आयोटा। 1 के क्यूब रूट्स हैं तो मॉडुलस तो 1 हो गया, और इसका कोणांक ये सेकंड क्वाड्रेंट में था 2π/3 प्लस आयोटा sin 2π/3। फिर ओमेगा स्क्वायर इसका कॉन्जुगेट है, तो इसका जो पोलर फॉर्म लिखेंगे इसकी कॉन्जुगेट लिख दी। इसका एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, -2π/3। x³ -1 के फैक्टर्स, x बराबर 1 टू द पावर 1/3 लिखा था, उससे इक्वेशन ये बनी थी। इसके 3 रूट्स आए, 1 ओमेगा स्क्वायर, इसलिए इसके फैक्टर x-1, x ओमेगा स्क्वायर है। फिर इनकी एनवी घातों का योग 1 टू द पावर n, ओमेगा पावर n, ओमेगा पावर 2n, ये बराबर 3 व्हेन n इज ए मल्टीपल ऑफ 3, जब n 3 का गुणज हो। 0 जब n 3 का गुणज ना हो। Sum of their nth power is equal to 3 when n is a multiple of 3, 0 when n is not a multiple of 3। तो ये हो गया। एक और रिजल्ट लिखा था इसमें, जो आपकी सीट में दे रखा है और कॉपी में तो है ही। कॉपी तो आप इसमें जो अपन रिजल्ट यहाँ डिस्कस कर रहे हैं और कॉपी में लिखे हैं, उनके अलावा भी सीट में दे रखे हैं, तो उनको आप छोड़ सकते हैं। उनमें अगर कोई ऐसा इजीली डाइजेस्ट हो रहा है कि हाँ ऐसे आ गया तो आप करेंगे, अदरवाइज उसको छोड़ देंगे। फिर ये क्यों लिखा है, ये जब एक बार अपन 0 लेवल वाले और सिंपल वाले कर लेंगे, फिर दोबारा तीसरी चौथी बार आप पढ़ना चाह रहे हो और आपके पास समय है तब करेंगे उनको। एक रिजल्ट ये लिखा है आपको, बहुत महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन आते रहते हैं। a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, नीचे b प्लस सी ओमेगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर, ये किसके इक्वल है, ओमेगा के इक्वल है। और ओमेगा के इक्वल कैसे प्रूफ होगा, ये अपन ने क्या किया, ओमेगा से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और ओमेगा से नीचे। प्रूफ करने के लिए, अभी प्रूफ करने का समय नहीं है, पर एक ये फिर भी मैं कर रहा हूं। ऊपर वाला ओमेगा तो आउटसाइड रखा, a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर,
और नीचे ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दिया, बी ओमेगा सी ओमेगा स्क्वायर ए ओमेगा क्यूब, वो ए हो गया। तो ब्रैकेट के अंदर वाला एक्सप्रेशन नीचे वाले एक्सप्रेशन के बराबर हो गया, कैंसिल हो गए, ओमेगा आ गया। और बिल्कुल इसी तरह से एक रिजल्ट और है इसके साथ साथ, ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, और नीचे सी प्लस ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है। तो ये दोनों भी अगर पहले से याद हैं बहुत बढ़िया है, नहीं याद है तो एक सिंगल लाइन में कैलकुलेट करके आप इनको याद कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ जो सम्मिश्र संख्याओं के इकाई के घनमूल थे उनसे संबंधित कुछ रिजल्ट हुए। और भी रिजल्ट इसमें हैं तो वो आप छोड़ सकते हैं। फिर ये ज्यामितीय अर्थ के साथ कुछ एग्जाम्पल दे दिए। वृत्त का समीकरण, ये आपको याद होगा क्लास में अपन ने किए थे। मॉड ऑफ जेड इक्वल टू आर उस वृत्त का सम्मिश्र समीकरण है जिसका सेंटर 0 0 पर और रेडियस आर है। मॉड ऑफ जेड इक्वल टू आर इज द इक्वेशन ऑफ ए सर्किल हुज सेंटर इज एट ओरिजिन एंड रेडियस इज आर। इसी तरह फिर आपने लिखा था मॉड ऑफ जेड माइनस जेड 0 इक्वल टू आर, यह उस सर्किल का सम्मिश्र समीकरण है जिसका सेंटर Z0 पर और रेडियस R। इसको स्क्वायर करके भी लिखा था, वो आप अपनी कॉपी में देखेंगे। कुछ लोकस लिखे थे ज्योमेट्री में, जो अपन 2D में लोकस पढ़ते हैं वो सारे लोकस यहां लिख दिए। फिर उनकी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन लिखी थी, तो उन कॉम्प्लेक्स इक्वेशन में कुछ जो अपने महत्वपूर्ण थे वो अपन देखते हैं। वहां ज्योमेट्री में लिखते हैं अपन पी ए इक्वल टू पी बी, ए और बी दो फिक्स पॉइंट हैं, ए फिक्स पॉइंट हो गया, बी फिक्स पॉइंट हो गया, पी वेरिएबल पॉइंट हो गया। वहां पी के कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई लेते थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, यहां पी का कोऑर्डिनेट जेड है। ए Z1 को व्यक्त कर रहा है और बी Z2 को। तब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते थे यदि पी ए बराबर पी बी हो तो पी का बिंदु पथ ए बी का लंबवर्धक होता है। यहां भी यही होगा। तो पी ए बराबर पी बी लिखने की बजाय कॉम्प्लेक्स नंबर वाले चैप्टर में क्या लिखा होगा, मॉड ऑफ जेड माइनस ए इक्वल टू मॉड ऑफ जेड माइनस बी, देन लोकस ऑफ पी या लोकस ऑफ जेड विल बी द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी का लंबवर्धक होगा। तो उनको अपन इसमें यूज ले लेते हैं। हाँ, पी ए बराबर के टाइम्स पी बी और के 1 के बराबर ना हो तो मॉड ऑफ जेड माइनस ए बराबर के टाइम्स मॉड ऑफ जेड माइनस बी, के नॉट इक्वल टू 1। तब जेड का बिंदु पथ क्या आएगा, सर्किल आएगा। इन पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। एक और एम्पलीट्यूड ऑफ, अपन वहां पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि ए और बी दो फिक्स पॉइंट हों, ए पॉइंट ए रहा और ये बी पॉइंट है, पी पॉइंट को मिला दिया इससे और ये एंगल कांस्टेंट है, यानी कि एंगल पी ए पी बी बराबर कांस्टेंट अचर हो, तब पी का बिंदु पथ क्या होता है, एक वृत्त होता है। इसी को अपन कॉम्प्लेक्स नंबर में भी लिख सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या लिखेंगे, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड माइनस Z2 अपॉन जेड माइनस Z1 इक्वल टू कांस्टेंट। तब जेड का बिंदु पथ, यहां Z1 यहां Z2 भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। तब जेड का बिंदु पथ एक वृत्त होगा। यहां जो लिखें, जो आपको पढ़ाए गए थे उनसे एक्स्ट्रा भी लिखें, तो एक्स्ट्रा नहीं करना है आपको। एक्स्ट्रा ऐसे लिखें, पहले आपने जो रूटीन चीजें हैं वो कर लें, 2 बार रिवाइज भी कर लें, तब उनका नंबर आएगा। और नहीं आता है तो उनको आप छोड़ सकते हैं। जो महत्वपूर्ण है वो सारी चीज बताए हुए हैं। तो इस तरह से लोकस वाली चीज हो गई। इनमें कुछ एग्जाम्पल भी हो सकते हैं। महत्वपूर्ण परिणाम लिखते हैं जब, यहां महत्वपूर्ण परिणाम जैसे लिखा है, यदि Z1 Z2 Z3 तीन सम्मिश्र संख्याएं हों। दूसरा परिणाम है 3 सम्मिश्र संख्याएं संभावित त्रिभुज के शीर्ष हों, तब
Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर माइनस Z1 Z2 माइनस Z2 Z3 माइनस Z3 Z1 इक्वल टू 0, जो पहला क्वेश्चन था अपना। एक और क्वेश्चन लिखा है, यहां थर्ड नंबर का रिजल्ट है इसमें। हाँ, थर्ड छोड़ रहा हूं मैं, बल्कि फिफ्थ नंबर पर आ रहा हूं। थर्ड आसान है, वो सब आपने किया हुआ है। संभावित द्विभुज के शीर्ष Z1 Z2 Z3 हूं और Z0 उसका परकेंद्र हो। Z0 क्या है? Z0 परकेंद्र, सर्कम सेंटर हो। ये क्वेश्चन भी पॉपुलर है, एग्जाम में आता रहता है। Z1 Z2 Z3 आर द वर्टिसेज ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल and Z0 is the circumcenter of the triangle. Then Z1 square plus Z2 square plus Z3 square बराबर 3Z0 स्क्वायर। और जैसे ऊपर वाला प्रूव किया था Z1 पहले जो है क्वेश्चन वाला, उसी तरह से ये प्रूव हो जाता है। तो इस तरह के कुछ महत्वपूर्ण परिणाम इसमें दे रखे हैं, उनमें से अधिकतर अपन ने क्लास में किए हैं। जो क्लास में रिवाइज किए हैं उन्हीं को करना है। तो अपन ये 27 वाला टेस्ट पेपर लिया और टेस्ट पेपर में पहले 4 क्वेश्चन देखे, कॉम्प्लेक्स नंबर पर आधारित थे। उन कॉम्प्लेक्स नंबर पर आधारित थे तो कॉम्प्लेक्स नंबर की आपने सीट ले ली और सीट ली और सीट के फिर आपने क्वेश्चन देखे। ये तो मैंने अभी एक चैप्टर लिया है। इसी तरह से आपको जो पहले एक बार रिवीजन हो जाए, कैसे? परिभाषाएं, फॉर्मूले, जीरो लेवल के क्वेश्चंस, वो एक बार रिवीजन हो गया। एक बार रिवीजन होने के बाद फिर आपको दोबारा लेना है, दोबारा उनमें से देखना है जो लिस्ट बनाई थी आपने फॉर्मूलों की, परिभाषा की, रिजल्ट्स की, उन लिस्ट में से कौन कौन से आपको याद नहीं हुए तो उनको याद करना है। फिर ये पेपर 2287 वाला लेना है और इस पेपर के जैसे अपन ने पहले क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर के थे, वो कॉम्प्लेक्स नंबर वाले क्वेश्चन ले लिए और कॉम्प्लेक्स नंबर वाले क्वेश्चन लेके उन पे और क्वेश्चंस कौन कौन से पहले आप सिंपल जो अपन को आसानी से डाइजेस्ट हो जाएं वो लेने। स्टूडेंट मैन टू मैन वेरी कर रहा है ये कि किसको कौन से सिंपल हैं, जितना आपका होमवर्क पहले किया हुआ है। फिर उसके बाद दोबारा देखने, पहले एक बार उनको लर्न कर लेना है, प्रूफ की आवश्यकता हो तो कॉपी देख लेनी है और लर्न कर लेना है। फिर उसके बाद दोबारा देखना है, ये देख लिया, फिर दूसरी सीट उठानी है। पूरे सिलेबस का इस तरह से रिवीजन होगा। पहले वाला आप रिवीजन 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में कर सकते हैं। फिर ये वाला बहुत जल्दी होगा। अगर उसमें आपको 8-10 दिन लग गए तो ये 2 दिन में ही होगा, क्योंकि एक बार देख चुके आप, फिर ये आ गया। फिर उसके बाद आपको कौन सा लेना है, अपन अगली क्लास में लेंगे उसे। 2289 वाला पेपर लेना है। उसमें ऐसे ही क्वेश्चंस देखने, क्वेश्चन वो उसमें सारे शॉर्टकट पे आधारित है। तो एक जो क्वेश्चन दे रखा होगा, जैसे यहीं पे क्वेश्चन था आपका, आपने से पूछ लिया 1 प्लस आयटा होल पावर 1 माइनस आयटा होल पावर n, ये बराबर 1 है तो n का न्यूनतम मान कौन सा है। तो यहां n का न्यून, ये रिजल्ट भी आ गया और ये न्यूमेरिकल भी हो सकता है। तो n का न्यूनतम मान कितना है? 4 हो जाएगा। और अगर ये लिख देते होल पावर n बराबर -1 है, तब n का मान कितना है? तो ये 2 हो जाएगा। और बिल्कुल प्योर न्यूमेरिकल की बात करें तो अभी अपन एक क्वेश्चन और लिखा था, एम्पलीट्यूड ऑफ 1 माइनस आयटा माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ आयटा -1 किसके बराबर है? अभी लिखा था। तो आपने याद कर रखा है महत्वपूर्ण परिणाम कि कोणांक z माइनस कोणांक माइनस z इक्वल टू पाई जब z का कोणांक धनात्मक हो, माइनस पाई जब z का कोणांक ऋणात्मक हो। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस आएंगे वो 2289 वाला टेस्ट पेपर है। तो फिर तीसरा रिवीजन उससे, और ये रिवीजन जल्दी होना चाहिए 2-2 दिन में, क्योंकि बहुत पूरा साल आपने पढ़ा है, सब रिवीजन कर चुके हैं और इनमें से भी अधिकतर आते ही है आपको। तो इसलिए ये, और एक बार ये हो गया तो आप पेपर, फिर मैं एक पेपर भी लूंगा जैसे अपन ने डिस्कस किया था 2018 वाला, वो पेपर अपन सॉल्व करेंगे कैसे करते हैं, बिल्कुल इसी पैटर्न पे। उसके बाद फिर कोई विशेष टॉपिक विशेष है, जैसे अभी अपन ने ये 11-12 का क्वेश्चन पे टॉपिक लिया है, एक टॉपिक कोई और ग्रेजुएशन का ले लेंगे, फिर पूरा पेपर कैसे सॉल्व करते हैं वो डिस्कस करेंगे और जो भी आपकी प्रॉब्लम आएंगी फिर वो वाला देखेंगे। तो आज की क्लास में अपन इतना ही रखते हैं, सभी इसको रिवाइज करें
और सभी सीट्स को लें। अभी अपन ने कॉम्प्लेक्स नंबर की ली, बाकी सभी टॉपिक्स की लें और टॉपिक्स की लेके एक एक करके इनको कवर करते हैं। फिर कौन से टॉपिक छोड़ सकते हैं, कौन से नहीं छोड़ सकते हैं, उसकी डिस्कशन फिर आगे करते हैं किसी दिन। सभी को नमस्कार।